वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस बुक का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, आप क्या कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए तो पहले बात करते हैं इस चैप्टर के जो मैसेज है, इसमें क्या दिया गया है। मैसेज ऑफ द चैप्टर, आफ्टर यू डाई डोनेट योर आई। ठीक है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है इन द केस, तो आप क्या कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं। तो इन द सेंस आप पहले से ये व्यवस्था की जा सकती है कि भाई है ना, कि आपकी जब मृत्यु हो जाए उसके बाद आप आई डोनेट कर सकें, ताकि जो लोग देख नहीं पाते उन लोगों के लिए क्या हो जाए, एक वो दुनिया रंगीन हो जाए, वो लोग देख पाएं, ताकि जो कभी दुनिया नहीं देख पाए अपनी आंखों से वो भी इस नजारे को देख पाएं, इस प्रकृति की छटा को देख पाएं। तो ये ओवरऑल मैसेज है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए हुए। सबसे पहले बात करते हैं आंसर ओरली की। तो क्या है आंसर ओरली में, देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ए बीम ऑफ लाइट इज शोन। ठीक है, यानी एक डायग्राम दिया गया है, बीम ऑफ लाइट इज शोन, आइडेंटिफाई whether the beam of light is parallel। आपको ये बताना है कि जो बीम ऑफ लाइट है क्या वो पैरेलल है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको डायग्राम को देख के, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के आपको बताना है। चलिए, ऑल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपने ऐसा क्यों बताया है इसके लिए आपको रीजन भी, कारण भी बताना पड़ेगा। चलिए, द बीम ऑफ लाइट एज सोन इन फिगर इज कन्वर्जेंट बीम। तो कह रहा है कि जो बीम है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, बिकॉज इट मीट एट ए पॉइंट। यानी कि देखिए सारी लाइन, ये भी और ये भी सारी लाइन क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही है, मिल जा रही है। दैट्स व्हाई दिस इज ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। आप लेटरल इन्वर्जन से क्या समझते हैं। इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। और ये बताइए कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है क्या वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। चलिए तो बात करते हैं इसके आंसर की। लेटरल इन्वर्जन मीन्स दैट the right side of the object appears as left and the left side of the object appears right। यानी कि सीधे सीधे कहा गया है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो पोर्शन आपका लेफ्ट साइड होगा वो राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी देखिए जैसे ही हम बात करें, अगर ये सपोज करो इसको राइट हैंड मान लें, तो ये मिरर में देखिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो भाई ये हमारी साइड हो गई राइट, तो इधर बात करें तो ये हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट, इमेज की लेफ्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है मिरर में, प्लेन मिरर में देखने पर, ठीक है, दाईं वाली चीज बाईं और बाईं वाली दाईं तरफ दिखाई देती है। इसी चीज को हम कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। ठीक, तो यस द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। यानी कि जितने प्लेन मिरर, जो घरों में हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें इमेज कैसी दिखाई देती है, लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देती है। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर दैट हेल्प्स यू व्हेन सी योरसेल्फ इन द मिरर। आपसे कहा गया है आपको क्या करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, किसकी, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर के द्वारा, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। दैट हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। चलिए बात करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे इरेक्ट का मतलब होता है सीधे। ठीक है, सीधा मतलब अगर आप मिरर में इमेज देख रहे हैं, प्लेन मिरर में, घर में जो मिरर लगा उसमें इमेज देख रहे हैं, तो आपका हेड है, अगर अप साइड है तो आपका हेड अप साइड ही दिखाई देगा, यानी इमेज आपको सीधी दिखाई देती है। तो इसी को कहते हैं इरेक्ट। एंड नॉट इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड नहीं दिखाई देता। इन्वर्टेड मतलब ऐसा नहीं हो जाता, आपका हेड डाउन साइड नहीं हो जाएगा, है ना, इमेज में। तो इस तरह से, तो वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। लिटरल इन्वर्टेड का मतलब जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था, तो लेफ्ट और राइट का चेंज हो जाना। चलिए, That is why you see yourself upright in the plane mirror। इसी वजह से आप अपने आप को सीधे देख पाते हैं, and not inverted, उल्टा नहीं देखते हैं प्लेन मिरर में। तो ये हम अपने आप को देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। डिफाइन ए बीम ऑफ लाइट। एक बीम ऑफ लाइट को आप डिफाइन करिए। तो आंसर इज ए ग्रुप ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी लाइट का एक ग्रुप, रेज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, यानी ऐसी बहुत सारी लाइट जो एक ही सोर्स से निकली हो, चली हो, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जा रही हो, इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन डू यू ऑब्जर्व
इन रिपलिंग वाटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है आप किस प्रकार का रिफ्लेक्शन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रिपलिंग वाटर में। देखो जैसे वाटर होता है तो उसमें थोड़ी ऊपर नीचे लहरें लहरें ऐसे होती रहती है ना, तो उस टाइप के वाटर में आप अपनी इमेज किस तरीके से देखते हो? तो आंसर डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसा? डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व, दिखाई देता इन रिपलिंग वाटर। क्योंकि भाई जो वाटर है रिपलिंग हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे दिखा है कोई बूंद गिर जाए तो ऐसे लहरें लहरें बन जाती है ऐसे, तो इसको कहते हैं इस टाइप की इमेज, क्योंकि स्मूथ नहीं रह जाएगी इसमें, है ना, क्या नहीं रह जाएगी, स्मूथ नहीं रह जाएगी सरफेस, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, वहां पे डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट आंसर ओरली, सेकेंड टाइम है आंसर ओरली, तो देखते हैं सेकेंड आंसर ओरली का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, state the three necessary condition for us to be able to see the object। ठीक है, आपको तीन नेसेसरी कंडीशन बतानी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो चलिए क्या है वो तीन, तो थ्री नेसेसरी कंडीशन क्या है? देखिए पहला है देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। द लाइट मस्ट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट, और लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरनी चाहिए जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, द लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द आई, और क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज तक पहुंचना चाहिए। मतलब तीन कंडीशन है बेटा। ठीक है, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट होना, लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना, लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट होनी चाहिए। दूसरी वो लाइट ऑब्जेक्ट से जिसको हम देखना चाह रहे हैं उस पर स्ट्राइक करनी चाहिए, उस पर पड़नी चाहिए, और उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज तक पहुंचनी चाहिए, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये देयर आर ये दीज थ्री कंडीशंस। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन? मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना होता है इन विच जिसमें कि वी गेट मल्टीपल इमेजेस। ये वो कॉन्सेप्ट है, वो फिनोमिना है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस देख पाते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय वन मिरर एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। यानी देखो भाई, सपोज करो हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज यहां बनी, अब ये इमेज किसी दूसरे मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वहां पे हम वहां पे क्या बनेगी, वहां पे इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है हो सकता है तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यहां पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां पे देख पा रहे हैं, बहुत सारी इमेज देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था और बहुत सारी इमेज बनी, तो क्या इनमें कोई रिलेशन है कि हम कितनी इमेज देख सकते हैं? तो आंसर इज यस, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में और नंबर ऑफ इमेजेस में, ठीक है, कोई रिलेशन होता है क्या? ठीक है, बिल्कुल होता है। इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 बाई थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? n की बात करें वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस और थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे ये मिरर रखा था ना, तो देखो ये मिरर ऐसे रखा है, फिर ये मिरर ऐसे रखा है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बना हुआ है ना, दोनों के बीच में क्या है बेटा? कुछ एंगल बना हुआ। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर यहाँ n की वैल्यू आप देखो, थीटा जैसे 90 डिग्री पे रखा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो है ना, एक थीटा की वैल्यू मैं जैसे रख के दिखा रहा हूं, अगर ये 90 पे रखा है तो आप यहाँ पे कर दोगे थीटा की जगह 90 रख दोगे और ये फॉर्मूला ऐसे बना है। ठीक है, तो 90 से 4 टाइम्स कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 4 - 1 इक्वल टू 3। तो देखो बेटा, मैंने एक थीटा की वैल्यू रख के दिखाई है ना, 90 नहीं होती है हमेशा, आप अपने अकॉर्डिंग उनको मिरर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, What do you call a prism that combines the component colors into white light? क्वेश्चन का मतलब है कि भाई आप उस प्रिज्म को क्या कहेंगे जो है ना क्या करता है? कंबाइन, जो जोड़ देता, कंबाइन कर देता, मिला देता है कलर्स इनटू व्हाइट लाइट, बहुत सारे कलर्स को, यानी जनरली 7 कलर्स को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है या मिला देता है। उस प्रिज्म का नाम क्या कहेंगे आप? तो आंसर है, उस प्रिज्म को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। आइए समझते हैं इमेज की मदद से। देखो भाई, यहां पे व्हाइट लाइट आई, ये एक प्रिज्म रखा हुआ, ये जो है हमारा ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है बेटा? प्रिज्म रखा हुआ है। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट आई तो उसका डिस्पर्सन हुआ, यानी डिस्पर्सन बेटा है ना, जो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विव ग्योर आपने सुना होगा, तो वो क्या होती है? 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये इस तरह से। ठीक, फिर एक उल्टा प्रिज्म आप रख देंगे सेम साइज का, है ना, आप एक उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो ये 7 कलर फिर से क्या हो जाएंगे?
कंबाइन हो जाएंगे। तो ये सेकंड वाला जो प्रिज्म है, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म, यानी इसने जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिस्पर्सन हो गया था, इनको फिर से कंबाइन कर दिया है, तो इस वाले प्रिज्म को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। और ये जो लाइट निकलेगी फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट का क्या स्पेक्ट्रम होता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। द सेट ऑफ कलर्स, है ना, बहुत सारे कलर्स का सेट फॉर्म्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, यानी कि कलर का एक पूरा सेट जो व्हाइट लाइट के स्प्लिट टूटने से, बिखरने से बना है, इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यानी जैसे इमेज में आपने देखा था, ये जो ऐसे ऐसे लाइट बन रही थी, इस पूरे शेप को, इसको स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे आप, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक। तो इसको वो क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आंसर ओरली, थर्ड पार्ट आ गए हैं आंसर ओरली पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको फंक्शन बताने इन सब के, मतलब रेटिना का फंक्शन बताना है, आईलिड्स का, आइरिस का, पिपिल का, स्केलर का, लेंस का, सिलेरी मसल्स का एंड ऑप्टिक नर्व का, इनका सबका आपको फंक्शन बताना है। चलिए जानते हैं एक एक का फंक्शन। फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ रेटिना, ठीक है, क्या होता है, रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी रेटिना उस स्क्रीन की तरह काम करती है, उस पर्दे की तरह काम करती है जिसपे इमेज बनती है, फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्केला और स्क्लेरोटिक, इसको क्या कहते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, यानी ये आपकी आई के अंदर के पार्ट को बचा के रखती है, सेफ्टी पर्पस के लिए ना, सेफ्टी गार्ड आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स का क्या फंक्शन होता है, आईलिड्स एक्ट एज ए शटर एंड प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट एंड इंजरी। आईलिड्स शटर की तरह, गेट की तरह काम करती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं, सेव करती हैं आई को फ्रॉम द डस्ट एंड इंजरी। धूल वगैरह है ना उड़ती रहती है मार्केट में या कहीं आप जानते हैं, तो इतनी डस्ट वगैरह उड़ती रहती है, तो आई क्या करती है, आईलिड्स उसको बचा के रखती हैं, शटर की तरह काम करती हैं। आपने देखा होगा कभी कोई मच्छर मक्खी आपकी आंख से टकराता है तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है, तो किसका काम है, ये शटर हमारा क्लोज होता है, आईलिड्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है ना। चलिए फंक्शन ऑफ लेंस, लेंस की बात करें, लेंस का फंक्शन क्या है, इट फोकसेस लाइट फ्रॉम, ठीक है, इट फोकसेस लाइट, ठीक है, इसको काट देंगे, ठीक है, टू फॉर्म, है ना, इसको क्या करेंगे, ये टू, ये एम गलत आ गया है, इट फोकसेस लाइट टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस है, इट फोकसेस लाइट, ये लाइट को फोकस कर देता है, टू फॉर्म, बनाने के लिए, एन इमेज, ठीक है, लाइट को फॉर्म कर देगा, क्या कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा, फोकस कर देगा, जिससे कि इमेज बनाई जा सके रेटिना पर, ये लेंस का काम होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का क्या फंक्शन होता है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये आइरिस क्या करता है बेटा, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, घटा या बढ़ा देता है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि आई के अंदर, आंख के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी नहीं करेगी, इसको कंट्रोल करने के लिए ये आइरिस काम कर देता है। चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, इसका क्या काम होता है भाई, देखो, इट होल्ड द लेंस इन पोजीशन, ये लेंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में बनाए रखती है, एंड कंट्रोल, और कंट्रोल करती है द फोकल लेंथ ऑफ द आई, आई की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, ठीक है, ताकि हमें कहां कंसंट्रेट करना है, कहां नहीं करना है। लेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, यानी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, है ना, इस तरह से, तो वो क्या करती है, लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती रहती है इस तरीके से। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है, इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई, ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, ये अलाउ करता है लाइट को टू एंटर द आई, की आई के अंदर आप जा सकती हैं कि नहीं जा सकते हैं। फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा, इट कैरीज विजुअल मैसेजेस, यानी कि विजुअल देखने वाले मैसेज को ले जाती है टू द ब्रेन, ब्रेन तक, फ्रॉम द रेटिना, यानी रेटिना से विजुअल मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, हाउ कैन यू करेक्ट द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये जो डिफेक्ट हैं विजन के, देखने वाले जो डिफेक्ट हैं, इनको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, मायोपिया को, कैटरेक्ट को, हाइपरमेट्रोपिया को, इन सारी चीजों को आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। मायोपिया की बात करें, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय बियरिंग स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मा पहन के, स्पेक्टिकल्स पहन के आप मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं विद कॉनकेव लेंसेज,
कैसे स्पेक्टिकल्स पहने, कॉनकेव लेंस वाले आपको स्पेक्टिकल्स पहनने हैं। ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, उनकी एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ मतलब आपकी जांच करने पर पता चलेगा, है ना। चश्मे वाले के पास जाते हैं डॉक्टर, तो आपकी आई साइट चेक करके तब वो बताता है कि भाई इतनी फोकल लेंथ का या इतने पावर का आपको चश्मा पहनना चाहिए, इतने नंबर का चश्मा, जनरली आप ऐसे बोलते हैं फोकल लेंथ को, है ना। चलिए पावर को ऐसे बोलते हैं। कैटरेक्ट की बात करें, कैटरेक्ट कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली और थ्रू लेजर, यानी उसको सर्जिकली ट्रीट करके, है ना भाई, सर्जिकली मतलब है ना आप क्या करेंगे, चीरा टाका लगा के इस टाइप से, थ्रू लेजर और लेजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बाय रिप्लेसिंग द आई लेंस को रिप्लेस करा सकते हैं विद ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस, और वहां पे आर्टिफिशियल लेंस लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड, हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय बियरिंग स्पेक्टिकल, चश्मा पहन के कर सकते हैं, विद कॉन्वेक्स लेंस, बस लेंस कौन सा होना चाहिए, तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, क्या है तीसरा क्वेश्चन, नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको बताइए क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, इनके बारे में आपको टर्म को डिफाइन करना है। चलिए बात करते हैं, आंसर ए, नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है बेटा, तो द लीस्ट डिस्टेंस एट विच, वो कम से कम डिस्टेंस जिस पर की ए नॉर्मल आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक नॉर्मल आई हमारी है ना क्या कर सके, जिस ऑब्जेक्ट को क्लियरली पास रखे, किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें क्लियरली देख सकें, तो कितना पास रखें, इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो देखो बेटा, जैसे आप बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो है ना, तो बुक को कितनी दूरी पर रखें, मिनिमम कितनी, अब आंखों से बिल्कुल टच थोड़ी ना कर लेंगे, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे रखें कि हमें वो चीज क्लियर दिखाई देती रहे, वो जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई। चलिए नेक्स्ट, बी, अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन द एबिलिटी ऑफ द आई, आंख की वो क्षमता, वो एबिलिटी टू एल्टर, ताकि वो एल्टर कर सके, चेंज कर सके, है ना, एल्टर का मतलब ये होता है, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, अपने लेंस की फोकल लेंथ को वो कन्वर्ट कर, चेंज कर सके कभी भी, सो दैट, जिससे कि इट कैन क्लियरली सी ऑल ऑब्जेक्ट विद इन ए सर्टेन रेंज, ताकि वो सारे ऑब्जेक्ट को, मतलब देखो भाई, कोई ऑब्जेक्ट दूर होता, कोई पास होता, कोई ज्यादा दूर होता, थोड़ा पास होता, इस टाइप से सारे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, तो उसको क्या करना होता है, अपने फोकल लेंथ को अल्टर करना होता, चेंज करना होता अकॉर्डिंगली, ठीक है, सर्टेन रेंज, किसी पर्टिकुलर रेंज में, इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो अपनी फोकल लेंथ को लेंस की एडजस्ट करना, अल्टर करना, ये जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है आंख की, इसी को कहते हैं बेटा अकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द एबिलिटी, परसिस्टेंस ऑफ विजन वो एबिलिटी है ऑफ एन आई, एक आंख की, टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर सके, टू सी एन इमेज, एक इमेज को देख सके, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए देख सके, आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, मतलब आपने जैसे, है ना, आप जैसे अभी मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो देखने के जरा सी एक पल के आपने झपका ली, तो क्या आपकी नजरों से ये मोबाइल पे स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है यहाँ पे क्या तुरंत गायब हो जाएगा, नहीं, तो कुछ सेकंड्स तक ये आपकी इमेज, है ना, आंखें बंद भी करके देख लेंगे आप, तो एकदम ऐसे गायब नहीं होगा, कुछ सेकंड तक आपके में ये वर्ड्स परसिस्टेंस, विजन, द, ये वर्ड्स बने रहेंगे कुछ सेकंड तक, ठीक है, कुछ सेकंड तक कितना, तो लगभग 1/6 सेकंड तक ये बने रहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, यानी कि इमेज आंख से नजरें हटाने लेने के बाद भी कुछ सेकंड तक, माइन्यूट सेकंड तक वहां पे बने रहना इमेज, इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। चाहे आप वीडियो को, है ना, पॉज करके भी देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, गिव द नेम्स ऑफ द एड्स दैट ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन यूज। देखो बेटा, विजुअल एड्स जो होते हैं जिनकी मदद से, ठीक है, लोग क्या कर सकें, विजुअली एड मतलब देखने में उनके लिए हेल्पफुल हो सकें, तो क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके केवल नाम बताने हैं। तो देखो भाई, दो तरह के होते हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स, ठीक है, नॉन ऑप्टिकल मतलब कि विजुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स, टेक्चुअल एड्स, इलेक्ट्रिक एड्स, तो यहां पे हमें नाम देने थे, अभी डिस्क्रिप्शन में बाद में आएंगे क्वेश्चन ये। ऑप्टिकल एड्स की बात करें तो लेंस हो गए, मैग्नीफायर्स हो गए, टेलीस्कोप हो गए, तो ये उसने कुछ क्वेश्चंस यहां पे पूछे थे। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ब्रेल लिपि, है ना, ब्रेल जो होती है सिस्टम होता है ना, हाउ इज ईच ऑफ देम रिप्रेजेंटेड, और उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जान लीजिए, ये ब्रेल सिस्टम जो होता है, ब्रेली सिस्टम जो होता है,
ये एग्जैक्टली जो लोग आंखों से विजुअली चैलेंज होते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए किस तरीके से वो वर्ड्स को पहचाने, पढ़ें उनको, है ना, मतलब एक तरीके से। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो क्या होता है सिस्टम में, देयर आर 63 सिंबल्स, उसमें 63 सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं और कैरेक्टर होते हैं इन ब्रेल। ईच सिंबल इज रिप्रेजेंटेड, हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बाई ए सेल, एक सेल से, विच कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल रोज, और जिसमें हर सेल में 2 वर्टिकल रो होती हैं एंड 3 डॉट्स होते हैं ईच, प्रत्येक में, ठीक है। तो ब्रेल सिस्टम का डायग्राम आगे वाले क्वेश्चन में भी हमारे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ ए फ्यू सोर्सेज दैट आर रिच इन विटामिन ए। कुछ ऐसे सोर्स के नाम बताने हैं जो कि विटामिन ए से रिच होते हैं, यानी उनमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में पाया जाता है। क्या होते हैं, रॉ कैरेट्स होते हैं, ब्रोकोली होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कॉड लीवर ऑयल होता है, मछली का तेल जिसको बोला जाता है, ठीक है, एग्स होते हैं, मिल्क होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, फ्रूट्स हो गए लाइक जैसे कि पपाया हो गया, पपीता हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, ये रिच होते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आंसर ओरली यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर इन डिटेल। अब बेटा आंसर इन डिटेल में तो क्वेश्चन के आंसर थोड़े लेंथी रहेंगे, लंबे रहेंगे, ठीक है। चलिए, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक देनी है आपको, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि एक कैरेक्टरिस्टिक आप दे देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है ना। चलिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर आर एज फॉलोज, है ना। प्लेन मिरर की करेक्ट इमेज जो फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, तो ऐसी है। नंबर 1, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे हम अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देते हैं, तो बेटा हमें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर कहीं इमेज बनी, तो उसी को कहा गया है कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, इट इज ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब आप उसको इमेज को टच करके नहीं देख सकते हैं, वर्चुअल है, हाइपोथेटिकल है। विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, और उसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज द सेम। कह रहा है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा छोटा है ना ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही बड़ी इमेज भी बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है। वो उसको छोटा या बड़ा नहीं कर देता अपने आप से, ठीक। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है, एंड नॉट इन्वर्टेड, वो उल्टी नहीं होती है। नेक्स्ट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब ये होता है बेटा कि यानी कि मिरर से जितनी दूरी पर, सपोज करो आप मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपको मिरर में इमेज भी ऐसी लगेगी कि इस मिरर से 1 मीटर पीछे अंदर की तरफ इमेज बन रही है ना। तो आपको ऐसा, आप जैसे जैसे पीछे होते जाएंगे इमेज भी पीछे पीछे होती जाएगी मिरर में, ऐसे, ठीक है। तो इसको कहा गया जितनी डिस्टेंस पर, है ना, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी पीछे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएट, आपको अंतर करना है बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपको अंतर बताना है। गिव डायग्राम, डायग्राम भी देना है यहाँ पे। देखिए बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, इट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। ये जो रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश यानी स्मूथ सरफेस जो होती है, चिकनी सरफेस जो होती है, उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि इट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ खुरदरी सरफेसेस से, ऊबड़ खाबड़ सरफेसेस और इर्रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, जबकि रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? मूव इन वेरियस डायरेक्शन। वो पैरेलल नहीं होती, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, इनको अभी डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। द इमेज इज सीन इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो सरफेस स्मूथ है उसमें उसकी इमेज देखी जा सकती है आसानी से। ठीक है, द इमेज इज डिफ्यूज और इरेगुलर। इमेज डिफ्यूज होती है, इरेगुलर होती है, बहुत क्लियरली आप उसको विजिबल नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी सीन इन ए प्लेन मिरर। इसको प्लेन मिरर में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
अनयूज स्टेनलेस स्टील, स्टील की जैसे कोई चम्मच कटोरी वगैरह नई नई खरीद के लाते हैं तो उसमें भी आपको अपना चेहरा दिख जाता है ना, स्टील प्लेट में, वाटर में, पानी में, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है, बिल्कुल है ना, साफ पानी, तो उसमें दिख जाता है। इट कैन बी सीन इन स्क्रैचेज, ये स्क्रैच है ना, स्क्रैच वाली सरफेस है, कोई रिफलिंग वाटर है, उसमें भी ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिख सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, ये एक स्मूथ सरफेस है, तो देखो ये लाइन आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइन आ रही है और ये ऐसे गई, दूसरी लाइन जो आ रही है, सपोज कोई पैरेलल लाइन से आई तो वो पैरेलल ही जाएगी, तो ये सारी पैरेलल हो जा रही है ना, किससे, स्मूथ या पॉलिश सरफेस से। जबकि इस केस में देखेंगे पैरेलल आ तो रही है पैरेलल, ठीक है, बस जाने का कुछ पता नहीं, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर, तो ये सब पैरेलल नहीं है, ठीक है, अनपैरेलल रिफ्लेक्शन हो गया, ये आप कह सकते हैं ये क्या हो गया, रैंडम डायरेक्शन में चली गई। नेक्स्ट, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको शॉर्ट नोट देना है, यानी इनके बारे में जो भी आपको पता है शॉर्ट में लिख दीजिएगा। क्या, हाउ वी सी द थिंग्स, हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, वर्किंग ऑफ द आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड एड्स यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पीपल, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रॉपर आई केयर। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड का, ए, हाउ वी सी द थिंग्स, ठीक है, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं। When the light coming from a luminous body, जब किसी luminous body से, luminous body मतलब जिससे रोशनी निकल रही है, ठीक है, उससे लाइट निकल के स्ट्राइक करती है and gets reflected, और वहां से टकरा के वापस आती है, from a non luminous body से टकरा के जब वापस आती है, it enters our eye, हमारी आंखों में वो रोशनी चली जाती है, ठीक है। These rays of light fall on the retina, हमारी आंखों की रेटिना पे वो गिरती है, at the back of our eye, आंख के पीछे की तरह, from where they reach the brain, और रेटिना से इमेज बनने के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ब्रेन तक पहुंचती है, किसके सहारे, थ्रू द नर्व्स, है ना, ऑप्टिक नर्व्स के सहारे। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, ब्रेन उसको समझता है, द इमेज फॉर्म, उस जो इमेज बनी है उसको समझता है, अच्छा यहां से ऐसे सिग्नल आ रही, ऐसी कोई चीज रही होगी, है ना, इस तरह से समझता है। ऑन द रेटिना इनेबलिंग अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम उसको इमेज को देख पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ द आई, हालांकि काफी डिटेल में हो गया है, ठीक है, तो आप कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट इसमें से कर सकते हैं। देखिए, वर्किंग ऑफ द आई, द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल से ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से आई, है ना, लेंस से यहां से क्या होंगी, यहाँ पे आई से क्या होगा भाई, हमारी आई में लाइट एंटर करेगी प्यूपिल के थ्रू, ए रियल इन्वर्टेड, सुनिए, ठीक है, ए रियल इन्वर्टेड एंड हाईली, है ना, यहाँ पे स्पेस है, ए रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म। रियल मतलब कि जैसा इमेज है बिल्कुल वैसी ही इमेज बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, एंड हाईली डिमिनिश्ड, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, कहां पे, ऑन रेटिना, ठीक है, कहां पे, रेटिना पे बनेगी। तो ये भाई जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस यहाँ पे रेड वाला जो, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी, बट रियल इमेज बनेगी, है ना। चलिए, द रोड्स, अब बेटा आप समझोगे रेटिना पे उल्टी बनती है तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, उसको सीधी करके ब्रेन समझता है ना, रेटिना पे उल्टी बनती है हमेशा, ये ध्यान रखना। 10th क्लास में आप जब जाएंगे बेटा तो ये चैप्टर आपको फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। The rods and cones of the retina get activated, रेटिना पे जो रोड सेल्स होते हैं, कॉन सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड कन्वर्ट द इमेज इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सिग्नल्स, वो उसको क्या कर देते हैं, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, रोड एंड कॉन सेल्स। These signals are taken by the optic nerve, ये सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक नर्व के पास, ले लिए जाते हैं टू द ब्रेन, और ब्रेन तक ले जाए जाते हैं। While the signals are transmitted, जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, the inverted image is re-inverted, तो उल्टी इमेज को फिर से दोबारा उल्टा कर दिया जाता है, ब्रेन के पास ले जाते the brain sees it as an erect, और ब्रेन इसको सीधा करके देख लेता है, and helps us to sense the actual object, और हमारी मदद करता है हम सेंस कर सके एग्जैक्टली इमेज क्या है। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, ठीक है, चलिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खाने पीने में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे, डाइट नहीं ले पा रहे प्रॉपर, है ना, तो उसमें डेफिशिएंसी कमियां रह जाती हैं। रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की गलत आदतें, लेट के दाएं से बिल्कुल चेहरे से लगा के दूर से पढ़ रहे हैं ना, ऐसे लाइट मुंह पे बल्ब जला के पढ़ रहे हैं, उस टाइप की आदतें होती हैं। एज भी फैक्टर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कैन समटाइम्स कॉज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इनकी वजह से डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर, कुछ होते हैं जैसे शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और तीसरा है आपका कैटरेक्ट।
चलिए अब बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की, हालांकि पहले भी आ चुका है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द एबिलिटी, परसिस्टेंस ऑफ विजन एक एबिलिटी है हमारी आंख की, ऑफ द आई, कंटिन्यू टू सी एन इमेज, वो ताकि इमेज को देखती रहे फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद तक, इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, जब ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया है उसके बाद भी कुछ समय तक हमारी आंखें उसको इमेज को देखती रहे, देख पाए, ठीक है, उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी इमेज की बने रहना कुछ समय बाद तक भी। नेक्स्ट, एड्स यूज बाय विजुअली चैलेंज पीपल, फिर से आ गया है, हम पहले ही बात कर चुके थे। नॉन ऑप्टिकल एड में विजुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स, टेक्चुअल एड, इलेक्ट्रिक एड्स आते हैं, जबकि ऑप्टिकल एड्स में लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप आते हैं। तो पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रॉपर आई केयर, ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है हमारी आंखों की देखभाल करने के लिए। आंसर इज इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट ए बैलेंस डाइट, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, टू ईट ए बैलेंस डाइट, हमारे बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए, उसमें विटामिन ए की अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए, टू कीप अवर आईज हेल्थी, ताकि हमारी आईज क्या है, हेल्दी बनी रहे। रो कैरेट्स, ठीक है, कच्ची गाजर हो गए, ब्रोकोली है ना, ब्रोकोली यहाँ पे दिखाई गई है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, कॉड लिवर ऑयल जिसको मछली का तेल भी कहा जाता है, eggs, milk products, fruits like papaya and mango are rich source of vitamin A, vitamin C, E are also good for eyes. ये मिनरल्स भी ए के अलावा C and E भी अच्छे होते हैं आइज के लिए। नेक्स्ट, with the help of an well labeled diagram explain the structure of the eye, आई के स्ट्रक्चर को समझाइए। चलिए देखते हैं क्या है ह्यूमन आई, यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, इंसान की आंख बिल्कुल गोलाकार, जैसे गोल है ना, आप समझ लीजिए गोल क्रिकेट की बॉल समझ लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से होती है, विद ए स्लाइट बल्ब इन फ्रंट, सामने की तरफ थोड़ी उभरी हुई होती है, बाहर को निकली हुई होती है। इन मोस्ट केसेस इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्यादातर केसेस में ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट हैज आईलिड्स दैट एक्ट एज शटर, जो आईलिड्स होते हैं वो शटर की तरह काम करते हैं, कभी ओपन कर लो है ना, गेट है बंद कर लो खोल लो, एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डस्ट, वो क्या करते हैं, डस्ट से, धूप से, है ना, इन सब चीजों से बचाते हैं, इंजरी से भी बचाते हैं। इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, आंख के अंदर इंटरनली बात करें तो इसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा। सबसे पहले बात करें कॉर्निया की, तो देखो बेटा ये सबसे बाहर का पोर्शन जो दिखाया गया ये रेड वाला है ना, ये है हमारी कॉर्निया। इट इज द फ्रंट बल्गिंग पार्ट ऑफ द आई, आंख का बाहर को उभरा हुआ हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं हम कॉर्निया। मेड ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू, ये थिन पतले पतले ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जिसमें आर पार देखा जा सके ऐसे टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई, ये आंख का सामने वाला हिस्सा कवर करती है, ढकती है, ठीक। तो यहाँ पे डिटेल में जब भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए और हमारी बातों को सुनते रहिए, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई ये कॉर्निया है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे है प्यूपिल, कॉर्निया के बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आ जाता है ये वाला हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा जो दिखाया गया है ये हो जाता है हमारा लेंस। और ये बात करें आइरिस, ये क्या हो जाता है बेटा, ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है, आइरिश हो जाता है। सिलेरी मसल्स, ये जो मसल्स हैं, ये यहाँ पे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का, इसको कंप्रेस करने का, दबाने का, सिकुड़ने का काम करती हैं, ये सिलेरी मसल्स हो जाती हैं। और जहां पे इस रेड वाले पोर्शन पे जहां पे इमेज बनती है उसको कहते हैं रेटिना, और ये ब्लू वाला पोर्शन जो दिखाया गया है इसको कहते हैं सिलेरा, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला जो है इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और जबकि ये जो है आपका जो कि यानी कि रेटिना से इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आइरिस की बात करें, आइरिस क्या काम करती है, इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे रंगीन पार्ट जो होता है वो कहलाता है आइरिस। इट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जा सके एंटरिंग द आई, जो कि आई में एंटर करने वाला है। प्यूपिल, इट इज द टिनी होल, ये पतला सा छेद होता है इन द मिडिल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच। इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई, ये अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए आई के अंदर, ठीक। उसके बाद करते हैं लेंस, लेंस क्या काम करता है, इट लाइज बिहाइंड द प्यूपिल, ये प्यूपिल के पीछे होता है, एंड द आइरिस, ठीक है, बिहाइंड द प्यूपिल एंड द आइरिस, है ना, तो प्यूपिल और आइरिस के पीछे होता है।
इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इज मेड अप ऑफ मैनी कंसेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, मैनी कंसेंट्रिक लेयर्स यानी कई लेयर का बना होता है, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक होता है। It focuses light to form an image on the retina। ये फोकस करता है लाइट को to form an image on the retina। ठीक है, ये फोकस करता है लाइट को ताकि इमेज रेटिना पे बन पाए। और रेटिना क्या करती है? It is a lining just behind the eyeball। eyeball के पीछे एक क्या है? एक ठीक है लाइनिंग है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए यहाँ पे स्पेस है, इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक स्क्रीन की तरह काम करती है, एक पर्दे की तरह काम करती है जिसपे इमेज बनाई जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। क्या करती है ऑप्टिक नर्व? इट इज ए बंडल ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स का पूरा एक गुच्छा, एक बंडल होता है, बिगिनिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से स्टार्ट होके एंटरिंग द आईबॉल, आईबॉल में एंटर कर जाता है, फ्रॉम बिहाइंड पीछे की साइड से। इट कैरीज विजुअल मैसेज टू ब्रेन फ्रॉम रेटिना। ये कैरी करके ले जाता है क्या? विजुअल मैसेज ब्रेन फ्रॉम टू द ब्रेन, ब्रेन तक ले जाता है रेटिना से। ठीक, नेक्स्ट सिलेरी मसल्स क्या काम करते हैं? इट इज ए रिंग ऑफ मसल्स। ये मसल्स की पूरी रिंग होता है, छत्ता होता है, गुच्छा होता है, विच होल्ड्स द लेंस, जो कि लेंस को रोके रखने के, पोजीशन करने के काम आता है। दे ऑल्सो कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये फोकल लेंथ कंट्रोल करती हैं किसकी? आई लेंस की। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके, सिकोड़ के और उसको एक्सपेंड फैला के। स्लेरा की बात करें और स्लेरोटिक की बात करें, इट इज द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द आई। ये वाइट पार्ट होता है आई का, फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड, जो पानी जैसे एक फ्लूइड से भरा होता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, है ना, तो आंख के अंदरूनी हिस्से को ये बचा के रखता है, सेफ गार्ड करने का काम करता है। बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। क्या होता है? इट इज ए पोर्शन ऑन द रेटिना। ये रेटिना का वो हिस्सा है वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स, जहां पे ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आईबॉल में, यानी कि ब्रेन से जो आपकी नर्व्स आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, जहां पे आईबॉल में, आंख में एंटर करती हैं, तो ये आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग पार्ट या जस्ट एंटरिंग पॉइंट है। इट डज नॉट हैव एनी रोड्स एंड कॉन्स। इसके पास रोड्स एंड कॉन सेल्स नहीं होते हैं। एंड इज इनसेंसिटिव टू लाइट, और ये लाइट के प्रति इनसेंसिटिव होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता तेज लाइट आ रही, धीरे लाइट आ रही, ये सेंस नहीं करता उसको। ठीक, इमेजेस फॉर्मिंग ऑन दिस स्पॉट आर नॉट विजिबल। इस पॉइंट पे जो भी इमेज बनेगी वो हम नहीं देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, हमने कहा था है ना कि ब्रेल सिस्टम जो आएगा दोबारा आएगा, तो गिव ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेल सिस्टम। चलिए यहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। द मोस्ट कॉमन नॉन ऑप्टिकल एड, तो सबसे पहले जान लीजिए ये एक नॉन ऑप्टिकल एड है यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज पीपल। कौन यूज करता है? विजुअली चैलेंज पीपल, जो देख नहीं सकते उनके लिए। इज ब्रेल, इट इज ए टेक्चुअल एड विच इज, टेक्चुअल मतलब टच करके आप समझ सकते हैं, बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। ये बेस्ड है इस सेंस पे कि लोग टच करके महसूस कर सकें उस चीज को, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। द ब्रेल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल के द्वारा ये डेवलप किया गया था, जो कि फ्रांस के थे। 1821 में 1821 में किया गया था। ही हिमसेल्फ वाज ए विजुअली चैलेंज पर्सन। वो अपने आप में, वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। ब्रेल इज एन अप्रोच, ये एक तरह की अप्रोच है, तरीका है, दैट इनेबल्स, जो कि मदद करता है ना, कैपेबल बनाता है ब्लाइंड पर्सन को टू रीड एंड राइट, ताकि वो क्या कर सकें, रीड कर सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। द टेक्स्ट इज प्रिंटेड, जो टेक्स्ट होता है जैसे ABCD अल्फाबेट्स हैं वो प्रिंटेड होते हैं ऑन ए थिक सीट ऑफ पेपर, यानी जो थिक सीट ली गई है ये थिक मोटे पेपर की होती है, इन फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ रेज डॉट। और ये जो है ना इस पे O वगैरह ये सब बने हैं, ये जो जैसे P है तो ये कुछ उभरे रहेंगे कुछ दबे रहेंगे, तो यानी इसको देख के अब अच्छा ऐसा ऐसा रहेगा, टच करके सेंस करके अच्छा ऐसा ऐसा कुछ रहेगा तो उसको P बोलना है ना, इस तरीके से। तो रेज्ड उभरे हुए है ना ये डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द डॉट सिस्टम रिप्रेजेंट लेटर्स। जो डॉट सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डॉटेड सिस्टम वो लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स, पंक्चुएशन, मार्क्स एक्सेट्रा, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 63 सिंबल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल 63 सिंबल्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं इन ब्रेल। ईच सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेल। ठीक है, ईच सिंबल, हर एक सिंबल को हम एक सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाई ए सेल विच कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल रोज, जिसमें कि 2 वर्टिकल रो होती हैं। देखो जैसे ये एक हो गया अल्फाबेट, तो ये क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से देखो जैसे यू है तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इस तरीके से।
ठीक, ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स, और हर एक रो में यानी इस रो में भी 3 डॉट्स हैं, इस रो में भी 3 डॉट्स है ना। 1 और मोर डॉट्स इन ए सेल मे बी एम्बोस्ड, एम्बोस मतलब जैसे कहते हैं ना एम्बोस का गुदवाना है ना, यानी कि जैसे हम वो अपने हाथ पे टैटू वगैरह गुदवाते हैं ना उस टाइप से एम्बोस कराते हैं, ठीक इस टाइप से। एम्बोस यानी कि रेज उभरे हुए, टू फॉर्म द सिंबल, सिंबल बनाने के लिए। ए विजुअली चैलेंज पर्सन कैन फील, वो फील कर सकता है दीज रेज उभरे हुए हिस्सों को डॉट्स विद द फिंगर, अपनी उंगलियों से टच करके, एंड रिकॉग्नाइज द लेटर, और लेटर्स को पहचान सकता है। दिस वे दे आर ऑल्सो एबल टू रीड, और इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एंड अनदर टेक्स्ट, और अदर टेक्स्ट को भी वो पढ़ सकते हैं जो प्रिंटेड, जो कि ब्रेल लिपि में प्रिंट सिस्टम से क्या हो, प्रिंटेड हो। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं आंसर ब्रीफली की। तो लगभग आधा वीडियो हमारा हो चुका है ना, तो आप भी बीच बीच में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर और तेजी से काम करते रहें और वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करना किसको, अकोमोडेशन को, व्हाट इज लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, नियर पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, इनको आपको डिफाइन करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की, हालांकि क्वेश्चन पहले आ चुके हैं फिर भी देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई, आंख की वो एबिलिटी, टू एल्टर, वो एल्टर कर सके, चेंज कर सके फोकल लेंथ को, ऑफ इट्स लेंस, सो दैट, अपने लेंस की, सो दैट जिससे कि इट कैन क्लियरली बी सी, ताकि उसको आसानी से देखा जा सके, ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को, विद ए सर्टेन रेंज, कुछ दूरी के है ना, सर्टेन डिस्टेंस के, सर्टेन डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकें। लाइट की बात करते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, जो हमें एक सेंसेशन देती है, सेंस कराती है सीइंग ऑब्जेक्ट, ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। नेक्स्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, तो हमने देखा था है ना, वो कांच वाली इमेज याद आ रही है आपको, है ना, वो देखी थी हमने वहां पे। चलिए, द फिनोमिना इन विच, एक ऐसा कौन सा फिनोमिना जिसमें कि वी गेट मल्टीपल इमेजेस, हम मल्टीपल इमेजेस प्राप्त कर पाते हैं ऑब्जेक्ट की, इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बीम ऑफ लाइट की बात करें, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, एक ही सोर्स से आने वाली लाइट का जो सोर्स होता है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है, या आप कहिएगा उनका जो ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की बात करें, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये ध्यान से रखिएगा, रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, है ना। तो अभी 8th क्लास में है तो इतना ही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन जब 10th क्लास में जाएंगे तो और डिटेल में, है ना, इसमें मीडियम वगैरह भी ऐड हो जाएंगे। चलिए, नियर पॉइंट की बात करते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस एट विच ए नॉर्मल आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एन नियर पॉइंट, यानी कि वो कम से कम दूरी जहां पे बुक रखने पे, कोई ऑब्जेक्ट रखने पे आप उसको क्लियरली देख पाते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं नियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने हैं दोनों। ऑल्सो ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन दीज, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम ही बनाइए। देखो भाई, लॉ नंबर 1, द इंसिडेंट रे, ये जो रे है जो है ना, जो आ रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, कोमा द रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के जो वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जा रही है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल, और ये प्लेन सरफेस है, इस पे 90 डिग्री पे सीधा एक जो लाइन खींची है, इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में, एक सतह पे, एक सरफेस पे लाई करते हैं, मिलते हैं, होते हैं, ठीक। लॉ नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये रे आई इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे रिफ्लेक्ट हुई, ये रे नॉर्मल से एक एंगल बना रही है, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है कि ये आई और आर दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी इसमें कहा गया है व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट, वो जिन जिन कंपोनेंट से बनी है उनमें टूट जाना, बिखर जाना, कंपोनेंट्स में कलर, कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
What is multiple reflection? Multiple reflection क्या होता है? What formula do you use to find out the number of images formed by two mirrors? ठीक है, तो देखो बेटा, ये है ना क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आंसर ओरली में आ चुका है, फिर भी हम उसको एक बार करेंगे। द फिनोमिना इन विच वी गेट मल्टीपल इमेजेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा फिनोमिना जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी यानी दो या दो से ज्यादा इमेजेस प्राप्त कर लेते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज द इमेजेस फॉर्म बाय वन मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। यानी एक मिरर में जो इमेज बन रही है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो दूसरा मिरर क्या करता है, पहले वाली इमेज की भी इमेज बना देता है, तो इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। चलिए फॉर्मूले की बात करें, कौन सा फॉर्मूला है, तो पहले भी आ चुका है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा आप जानते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, दो मिरर के बीच क्या होता है, एंगल जो होता है उसको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना है बेटा, एकोमोडेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। When the eye is focusing on far off object, जब हमारी आई फोकस कर रही होती है far off, दूर रखी ऑब्जेक्ट पर, the ciliary muscles relax, तो ciliary muscles रिलैक्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, and the thickness of the lens reduces, ठीक है, और उसकी लेंस की क्या हो जाती है, लेंस भाई एक्सपेंड हो जाएगा। देखो बेटा, सपोज करो पहले ये लेंस ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, अब यहाँ पे सिलेरी मसल्स हैं, यहाँ पे सिलेरी मसल है, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो रिलैक्स हो जाएंगे तो यानी कि लेंस को भी स्पेस मिल जाएगा ऊपर तक फैलने का, और ये पहले थिकनेस मोटी थी, अभी थिकनेस कम हो जाएगी, इस तरीके से। दिस हेल्प्स अस टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से हम दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट क्लोज, और जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, टू अस द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो सिलेरी मसल्स सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने से लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, मेकिंग द लेंस थिकर, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स फोकल लेंथ, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और हम उसको आसानी से देख पाते हैं। दिस इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है लेंस की कन्वर्ज करने की यानी सिकोड़ने की पावर, ठीक है, किसको, इमेज को, रेज को, है ना। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हम इमेज को क्लियरली देख पाते हैं। द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू अल्टर द फोकल लेंथ, ये एबिलिटी फोकल लेंथ को अल्टर करने की ऑफ इट्स लेंस, अपने लेंस की, शो दैट इट कैन बी क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट, ताकि हम सारे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें विद इन ए सर्टेन रेंज इज कॉल्ड, किसी एक पर्टिकुलर लिमिट में, ऐसा नहीं कि जीरो पे, इनफाइनाइट में, सब पे देखना है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन। चलिए अब बात करते हैं आंसर इन वन वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर आप देने हैं आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ट्रू और फॉल्स, है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं, है ना, तुरंत टिक टिक कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग तो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, है ना, खुद से मेहनत करनी चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। To keep your eyes healthy, you should eat a balanced diet with vitamin A। कह रहा है कि आपकी आईज हेल्दी रहें तो क्या आपको, है ना, ईट करना चाहिए, खानी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो कि रिच हो विटामिन ए में। तो क्या सही बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द रिफ्लेक्शन सीन इन अनयूज्ड स्टेनलेस स्टील, अनयूज्ड स्टेनलेस स्टील में जो रिफ्लेक्शन दिखता है, जो इमेज दिखती है इन स्टील प्लेट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है? जी नहीं, वो डिफ्यूज नहीं होता, वो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। कह रहा है कि जो लाइट रेज होती हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से एंटर करती हैं थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे मैं एक बात बता दूं, कॉर्निया के थ्रू भी एंटर करती हैं, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम सही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सही कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो है ना, एंटर करने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते मतलब पहले कौन सा फिर दूसरा कौन सा। ठीक है, तो पहले से एंटर करेगी तो दूसरे से भी एंटर करेगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज राइट। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड, हाइपरमेट्रोपिया को आप करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या सही है भाई ये जवाब? जी हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द ब्रेल इज ए टेक्चुअल एड। क्या ब्रेल एक टेक्चुअल एड होता है?
जी हाँ, ये टेक्सचुअल ऐड होता है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब किस पे आ जाएंगे हम? फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, पहले ही दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं, इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। ये एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द मिरर के एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल की। चलिए आंसर दूसरा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय डॉट 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 मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। किस मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है, इमेज फॉर्म की जाती है कौन से मिरर के द्वारा? वो हमेशा इरेक्ट रहती है, सीधी रहती है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, आंसर इज प्लेन मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फिल इन द ब्लैंक द एंगल बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्या बढ़ाने पर, घटाने पर, इंक्रीज करने पर, रिड्यूस करने पर द नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई कई तरीके से आंसर दिया जा सकता है, तो हमने दिया है ठीक है कि अगर ऑन डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच एंगल को डिक्रीज कर देंगे, थीटा की वैल्यू कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। इसका उल्टा भी हो सकता था, है ना, यहां पे आप क्या कर सकते थे? इंक्रीज कर देते, यहां पे डिक्रीज कर देते, तो ऐसा भी पॉसिबल था। ठीक है, तो मल्टीपल आंसर्स कभी कभी पॉसिबल होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, A fill in the blanks can split white light or it can recombine 7 colors to form light। तो कह रहा है कि भाई यहां पे प्रिज्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? यहां पे प्रिज्म की बात हो रही है। तो देखो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? ए प्रिज्म कैन स्प्लिट, है ना, प्रिज्म क्या कर सकता है? स्प्लिट कर सकता है। तो प्रिज्म की बात करें या सिंपल, है ना, क्या करें? डिस्पर्सन प्रिज्म भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो डिस्पर्सन भी हो सकता है, तो सिंपल प्रिज्म भी आप भर सकते हैं। ए प्रिज्म कैन स्प्लिट व्हाइट लाइट और इट रिकम्बाइन 7 कलर्स टू फॉर्म व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। पांचवी वाले की बात करें, फिफ्थ वाले की, फिल इन द ब्लैंक्स इज द विजिबल व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। ये विजिबल पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट होता है हमारी आई का, फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड, जो कि वाटरी फ्लूइड से भरा होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन में, याद कीजिए बेटा। तो आंसर इज स्कैलरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिटेन्ड ऑन द रेटिना। रेटिना पे कुछ समय के लिए इमेज रिटेन रहती है, बनी रहती है, फॉर अबाउट कितने समय के लिए, कितने सेकंड्स के लिए? तो आंसर इज 1/16 सेकंड के लिए बनी रहती है इमेज हमारी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैंने पहले आपको 1/6 शायद बोल दिया था। ठीक है, तो दैट्स वाई 1/16 होता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1/16 ही होता है ना। तो ये जो हमने पढ़ा था 1/16, दिस इज करेक्ट। ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है कहीं बीच में शायद मैंने आपको 1/6 बता दिया था, है ना, मे बी। तो दिस इज 1/116। चलिए, द पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आईज इन इज इन्फिनिटी। तो यानी कि एक नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? द पॉइंट फॉर ए इन्फिनिटी पे कौन सा पॉइंट होता है? क्या भाई नियर पॉइंट होता है या फार पॉइंट होता है? आंसर इज फार पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम C3, दैट इज मैच दैट आइटम्स इन कॉलम ए विद वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। अब ए और बी कॉलम को मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं, कॉलम ए में दिए हैं, कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। क्या है? फर्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। अब देखो बेटा, आप एक चीज बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनको मैच कराइएगा तो पहले ध्यान रखिएगा जो आपको पहले से आता है, जो आपको अच्छे से आ रहा है, उस ऑप्शन को पहले मैच करा लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं ऑप्टिक नर्व की, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा? आई से ले जाके, रेटिना से ले जाके, ठीक है, क्या करती है? ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने काम करती है। तो क्या मेरी नजरों में ऐसा कोई ऑप्शन है? ये है, आई थिंक ये देखिए, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे, हालांकि अगर आपको ये नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है, तो आप पहले उसको मैच करा सकते हैं। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूं विबग्योर की, विबग्योर क्या होता है बेटा? ठीक है, जब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, कुछ ऐसा है क्या, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो ऐसा कुछ दिया है क्या बेटा? देखिए कहीं पे, ठीक है, ये आई थिंक 5th वाला दिया हुआ है, देखिए, है ना। तो ये दिया हुआ है प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट्स, तब विबग्योर, ये 7 कलर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह हम बात करें कैटरेक्ट की, अभी हमने बात की थी, है ना, इस विजन डिफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक मैं जानता हूं कैटरेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? क्लाउडी, ओपेक ऐसी आपको दिखने लगती है ना,
यानी कि बहुत ज्यादा क्लियर आपको चीजें नहीं दिखती, तो कहीं पे क्लाउडी ओपेक, हाँ ठीक है, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये आ जाएगा इसमें आई थिंक सिक्स्थ वाला, ठीक है। ऑडिटरी एड्स की बात करें, ठीक है, तो भाई देखो टेप रिकॉर्डर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सुनने वाली है ना, कैसे एड्स हैं, सुनने वाले एड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई थिंक फोर्थ का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो चलिए फर्स्ट वाले से मिला देते हैं, ठीक। उसके बाद करें डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये क्या होती है भाई, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या करेगी भाई, देखो ऐसा है डाइवर्जेंट बीम, तो इसमें दिया है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है, उसको तो इंसिडेंट एंगल करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया कहीं, देखो ये वाला दिया है, तो जैसे मुझे ये पहले ध्यान आ गया है ना, ये वाला, ठीक है। तो सिक्स वाले का क्या हो गया बेटा, सेकंड वाला, सिक्स वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बचा है, ब्लाइंड स्पॉट बचा हुआ है, दो चीजें बची हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में चॉइस क्या क्या बची हुई, डज नॉट हैव रोड्स एंड कॉन्स, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा क्या बचा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, स्प्रेड और अपीयर टू स्प्रेड, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट वाला बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, और ब्लाइंड स्पॉट का कहां हो जाएगा, डज नॉट हैव, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। इस तरह से मैच करा दिया। हालांकि उसने ऑप्शन में दिया हुआ था कि आप किसी एक ऑप्शन को एक से ज्यादा पे भी क्या करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप करा सकते हैं, तो फिलहाल ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, हाँ बात करते हैं इनकी, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो देखो on increasing the angle between the two reflecting surfaces the number of images decreases, increases, does not change, ठीक है, none of these, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्या भाई, हाँ MCQ fill in the blanks के बाद आई थिंक आपके आने चाहिए थे क्या, मैचिंग, तो देखते हैं आगे शायद मैचिंग होगी, देखते हैं। on increasing the angle between two reflecting surfaces the number of images, वो कह रहा है एंगल को क्या करेंगे आप, ठीक है, एंगल को बढ़ा देंगे, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 360 डिवाइड बाय थीटा, और टोटल में से -1 कर देते हैं ना। तो कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे, सपोज करो पहले 90 थी और 90 से बढ़ा के आपने कितनी कर दी, 120 कर दी, तो देखो पहले 90 से काटते तो यहाँ पे 4 आता, 4 - 1 3 आ जाता आंसर, लेकिन आपने 120 कर दी, अगर तो 120 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 - 1 करेंगे 2, तो यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स व्हाई आंसर इज डिक्रीज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो क्या 0 डिग्री होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, या D180, तो आंसर इज सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 24 डिग्री। अब यहां पे आपको थीटा की वैल्यू दे दी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पे वैल्यू रख के देख लेते हैं, 360 डिवाइड बाई 24 आप रखेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। इस तरह से कट करके देखेंगे, तो देखो पहले मैं 12 से काट लूं इसको, ओके, 12 से कितना कटेगा, 2 टाइम्स, 12 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 30 टाइम्स, कितना कट जाएगा बेटा, 30 टाइम्स कट जाएगा शायद, बिल्कुल। फिर 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, आई थिंक 15 टाइम्स, फिर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, When the ciliary muscles relax, जब ciliary muscles relax हो जाती हैं, the thickness of the lens, lens की thickness क्या हो जाती है, increase, decrease, reduce, remains the same, sometime reduce, sometime increase। तो आप जानते हैं कि ciliary muscle जैसे रिलैक्स होती हैं तो लेंस को स्प्रेड होने का, एक्सपेंड होने का टाइम मिल जाता है, जब एक्सपेंड होगा तो लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन थिकनेस की बात करें, थिकनेस क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, The image of an object is retained on the retina for about, इमेज जो होती है रेटिना में बनी रहती है कितनी देर तक, 1/16 of a second, 1/15, 1/17, 1/10, तो आंसर इज 1/16 है ना। तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, which of the following statement holds true for him, यानी एक पर्सन को मायोपिया है तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है।
ही कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, वो इसको सही कर सकता है कैसे, कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स पहन के। दूसरा, ही इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कह रहा है वो सामने वाली ऐसे कह सकते हैं कि नियर बाय पास की चीजें नहीं देख सकता है क्लियरली। और नेक्स्ट, द डिफेक्ट कैन ओनली बी ट्रीटेड सर्जिकली, ये डिफेक्ट केवल सर्जिकली ऑपरेशन करा के ही ठीक हो सकता है या लेजर से ठीक हो सकता है ओनली। और लास्ट, बी बियर्स स्पेक्टिकल विद कॉनकेव लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, यानी हमको स्पेक्टिकल चश्मे पहनना चाहिए कॉनकेव लेंस वाला ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी, ही वियर्स ए स्पेक्टिकल विद कॉनकेव लेंस के स्पेक्टिकल्स उसको पहनने चाहिए। चलिए, तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।